गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार स्टेट जो बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का होती है, ठीक है। जो कहीं यदि आप स्टेट का तैयारी करते हैं, स्टेट का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये प्रैक्टिस सीरीज जरूर आप लिखिएगा। ये सारा PYQ बेस पे है, ठीक है, जो आपका एग्जाम में आया हुआ उस पे। तो आप जरूर एग्जाम से पहले PYQ क्वेश्चन लगा के जाइए। इससे आपको पता चलेगा कि पेपर का मतलब लेवल क्या है, पेपर किस टाइप का आप लोगों का आता है, ठीक है। और ये आपका पेपर रहेगा जो 19 मई 2024 का फर्स्ट शिफ्ट में आया उसका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जो आपका पेपर 1 और पेपर 2, यदि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का है, ये दोनों के लिए उपयोगी रहेगा। इसमें है टोटल 50 मार्क्स। यदि पेपर 1 का भी कर रहे हैं या 2 का भी कर रहे हैं, तो ये दोनों के लिए एलिजिबल रहेगा, ठीक है। मतलब कि 1 2 दोनों के लिए, जिसमें से 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और ये आएगा शिक्षण कला और दक्षता से, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे डेट भी मेंशन किया हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है अधिनायक स्तरीय शिक्षण है, तो बताना अधिनायक स्तरीय शिक्षण क्या है। बाल केंद्रित है, अनुभव आधारित है, प्रधानाध्यापक केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है। ये सारा PYQ क्वेश्चन है। चलिए, तो एक प्रकार क्या है, शिक्षक केंद्रित है, एक प्रकार शिक्षक केंद्रित। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अधिनायक स्तरीय शिक्षक। मतलब इसमें क्या होता है ना, जैसे कि इसमें क्या होता है, शिक्षक रहता है और शिक्षक क्या करता है, अपने ही अनुसार क्या होता है, बच्चों को निर्देश देता है और नियंत्रण करता है। निर्देश और नियंत्रण करने का काम इसी के दौरान होता है, ठीक है। तो ये निर्देश और नियंत्रण देने का काम शिक्षक का होता है, और शिक्षक के अनुसार ही बच्चे क्या कहते हैं, अपनी जो एक्टिविटी होती है, अपनी जो पाठ्य चर्चा होते हैं, उनके अनुरूप वह क्लास में मतलब कि सीखता है और उन्हीं के अनुसार वह अनुकरण करता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। शिक्षा बाधित कार्य करने के भी सीखने पर जोर देते हैं, तो यह कहा, कौन कहा था, तो बताना। शिक्षा बाधित कार्य करने और सीखने पर जोर देते हैं, किसने कहा। गतिविधि का सिद्धांत है, प्रेरणा का सिद्धांत ने बताया था, रुचि का सिद्धांत बताया था, योजना का सिद्धांत बताया था, बताइए। तो ये कौन सा, गतिविधि। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गतिविधि। तो शिक्षाविद कार्य करने और सीखने पर जोर देता है, कौन, गतिविधि का सिद्धांत। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गतिविधि का सिद्धांत कार्य देता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बात है। इसमें बोलता है किसी पाठ को पढ़ाने और आगे बढ़ाने का सबसे स्वाभाविक और सरल तरीका बताना है। स्वाभाविक और सरल तरीका। पहला कथन दिया है, कुछ ऐसे जो छात्र को पहले से ही जानना हो। आपको 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से बताना है। तो पहले से ही जानता हो, ठीक है। दूसरा कथन दिया है, वो तथ्य जो शिक्षार्थी को ज्ञात नहीं है। ये जब भी नेगेटिव बोलेगा ना, उसको काट दीजिए, ये वाला, ठीक है। उदाहरण देके चेतन करके। तो देखिए 2 नंबर जहाँ-जहाँ है वहाँ तक कटेगा। ऑप्शन देखिए आप। देखिए 2 कहाँ पे है, तो ये वाला। तो ये वाला केवल ये वाला कट गया। अब देखिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे छात्र जो पहले से ही जानता हो। तो पहला तो एक्टिविटी बच्चों में होना चाहिए, ठीक। उदाहरण भी दे सकते हैं, उदाहरण देके हम समझा सकते हैं, और उनके जो होगा उससे रिलेटेड हम क्या करें, उसको चित्रण करवा के भी समझा सकते हैं। तो सरल और स्वाभाविक तरीका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले छात्र क्या कहता है, भविष्यवाणी करेंगे। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पहले भविष्यवाणी करेंगे, फिर कहानी में क्या होगा, फिर छात्रों को कहानी के मुख्य घटना की सूची बनानी होगी। पहले भविष्यवाणी करेंगे और फिर भविष्यवाणी के बाद एक मतलब कि बुक रहेगा, उसमें से अपना सूची बनाएगा, 1 2 3 4 करके इस तरह का सूची बनाएगा। 1 में क्या है, 2 में क्या है, इस तरह का अपना सूची बनाएगा, ठीक। अंत में क्या करेगा, टीचर टीचर मतलब यहाँ पे लिखा हुआ, मैं कहानी की समीक्षा करूंगा। तो मतलब टीचर क्या कहता है, जो भी बच्चा बनाया एक्टिविटी किया उसका क्या कहता है, समीक्षा करेगी, और वह कौन-सा कौशल का उपयोग कर रही है। तो आपको बताना है बच्चों को पढ़ाने में वो कौन-सा कौशल का उपयोग कर रही है। पहला है अनुप्रयोग, संश्लेषण और मूल्यांकन कर रही है, बोध ज्ञान और विश्लेषण कर रही है, बोध ज्ञान और मूल्यांकन कर रही है, मूल्यांकन ज्ञान और संश्लेषण कर रही है, बताइए। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। अब वीडियो यदि फास्ट हो रही है तो आप वीडियो को पॉज़ करके आराम से बनाइएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन है। हम चाहेंगे कि जल्दी-जल्दी आप लोग क्लियर कर दें, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होगा, बोध करेगी, फिर ज्ञान देगी और उसका फिर मूल्यांकन करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, बोध करेगी। बोध करने के बाद क्या करेगा, बच्चों के लिए फिर ज्ञान और उसके बाद मूल्यांकन करेगी। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी होती है, इसी तरह से भविष्यवाणी में क्या होता है ना, बच्चों कहानी से संबंधित जितनी भी है एक्टिविटी, उससे संबंधित पॉइंट को लिखेंगे, उसी को बोध के अंतर्गत में ही लाया जाता है। तो बोध मतलब कि भविष्यवाणी करना, तो यही बोध के अंतर्गत में आ जाएगा, ठीक है? फिर ये दूसरा मतलब था ज्ञान करना। तो ज्ञान मतलब क्या है, बच्चों छात्रों को जो भी उससे पहलू समीक्षा मिलती है, उन्हों को नोट करना, ये ज्ञान के अंतर्गत में आता है। और लास्ट में मूल्यांकन। तो टीचर क्या करेगा, जो भी बच्चे लिखे हैं उसका मूल्यांकन करेगी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, द्रव का अर्थ बताना मतलब समझाना चाहिए। आपको बताना था द्रव का अर्थ समझना चाहिए। बोध, अनुकरण, ज्ञान या संश्लेषण, बताइए। तो क्या होगा? जैसे आंसर बोध, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोध।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बोध। इसका मतलब क्या है, अवकरण को समझाने और उसका अर्थ निकालने में। बोध मतलब अवकरण जो भी है, अवकरण, अवकरण को समझाने, समझाने और अर्थ निकालने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिच हाइकिंग क्या है? हिच हाइकिंग, हाइकिंग शब्द का तकनीक का संबंधित है। देखिए कितना स्टेट में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा लेवल अच्छा है, इसलिए प्रैक्टिस जरूर लगाएं। और हम आपको सारा प्रैक्टिस अपना चैनल पर करवा देंगे, जो आप एग्जाम से पहले इसको करके जाइएगा, ठीक है। तो किस तकनीक से संबंधित है? सहपाठी शिक्षण, संगोष्ठी या सेमिनार से, वाद विवाद या मतलब मानस मंथन या ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो क्या होगा? मानस मंथन मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मानस मंथन ब्रेन स्टॉर्मिंग। यह तकनीक क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, मतलब कि एक विचार विमर्श तकनीक है, जिसमें से कई लोग क्या करते हैं, अपना विचार को एकत्रित करके एक जगह पे क्या करता है, उसका समाधान करता है। तो अपने अपने विचार डालते हैं और उस जगह पे एकत्रित होकर अपना क्वेश्चन जो विचार विमर्श होते हैं उनका समाधान करते हैं, और अपने जो उनके विचार रहते हैं वो एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, जिसमें से क्या करते हैं, वो एक्टिविटी ब्रेन स्टॉर्मिंग का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सी रणनीति अनुमोदक शैली, तो देखिए ध्यान दीजिए, अनुमोदक शैली का उदाहरण है? व्याख्यान, समूह चर्चा, ट्यूटोरियल, ये सभी बताइए। तो अनुमोदक शैली, तो अनुमोदक शैली होता है समूह चर्चा। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा समूह चर्चा। तो अनुमोदक शैली समूह चर्चा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी समूह, समूह चर्चा मतलब क्या था, अपने बातों को विचार विमर्श हो गया ना, आत्मसम्मान या एक दूसरे से क्या करना, चर्चा करना, डिस्कस करना, जो क्या कहता है, यही इसी के अंतर्गत में समूह का चर्चा करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे असाइनमेंट की गुणवत्ता नहीं है? तो देखिए अच्छा असाइनमेंट, असाइनमेंट आप लोग बने होंगे, बनाए होंगे, तो नहीं पूछा है। असाइनमेंट छात्रों को पढ़ाए गए विषय के अनुरूप होना चाहिए, ठीक। असाइनमेंट में रचनात्मक विकास होना चाहिए और काम करने के व्यक्तिगत रूप से सीखने में सक्षम होना चाहिए। चलिए, छात्रों के लिए असाइनमेंट जटिल और कठिन होना चाहिए। अगला है असाइनमेंट के उद्देश्य स्पष्ट और निश्चित होने चाहिए। चलिए बताइए। चलिए तो क्या होगा? पहला बोलता गलत पूछा, तो क्या छात्रों के असाइनमेंट जटिल और कठिन होने चाहिए, ये गलत है। ठीक है? तो इसमें क्या आसान होना चाहिए, तो अगला क्वेश्चन है, 5E अनुदेशात्मक मॉडल पहली बार प्रस्तावित किया गया था। तो यहाँ देखिए 5E, तो ये 5E मॉडल क्या होता है ये पूछा है, पहली बार कब आया था? 1988, 1986, 1989, 1987। आप लोग पढ़े होंगे तो बताइए। तो कब आया? 1987 में आया था 5E मॉडल। अब 5E मॉडल होता क्या? ये भी आपको जानना ज़रूरी है। एक प्रकार का क्या है, तो छात्रों को उनके अनुभव, उनके चिंतन करने, उनकी समझ उनको कैसे ज्ञान को निर्माण करना है, यही 5E मॉडल के अंतर्गत बताया गया था। 5E मॉडल के 5 चरण था, जैसे कि पहला है संलयन करना, मतलब संलयन। तो संलयन करना पहला मॉडल हो गया, ठीक है? फिर दूसरा में क्या हो जाएगा? दूसरा में हो जाएगा अन्वेषण करना, अन्वेषण करना, दूसरा मेथड हो गया। तीसरा में हो जाएगा व्याख्या करना, व्याख्या करना। उसके बाद फिर चौथा में होगा विस्तार करना, उसको फैलाना, ठीक है? विस्तार करना। तो ये अन्वेषण याद रखिएगा, पाँचवाँ अन्वेषण। और लास्ट लास्ट में हो जाता है मूल्यांकन करना। तो ये 5 मॉडल है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। कौन से चरण छात्रों की जिज्ञासा को शांत करना और छात्रों को पहले से सीखी गई अवधारणाओं के साथ संबंध बनाने में मदद करता है? पहले शांत करेगा और जो भी बच्चे पहले से सीखा हुआ उनकी अवधारणाओं को संबंध बनाने में मदद करता है। विस्तार करना, स्पष्ट करना, संलयन होना या अन्वेषण करना, बताइए आप लोग। क्या सही होगा? तो क्या है, मतलब कि बच्चों वाले चरण के साथ क्या है, संलयन होना। तो संलयन होना ऑप्शन नंबर सी होना। तो ऑप्शन नंबर सी संलयन होना, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए? पहला है शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना, छात्रों को क्षमता का विकास करना, छात्रों के फीडबैक कौशल का विकास करना, और उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए। आप लोग पढ़े होंगे। तो सूक्ष्म शिक्षण कौशल क्या होता है? तो सूक्ष्म शिक्षण कौशल क्या होता है? उनको शिक्षकों के कौशल को विकास करना। तो शिक्षक की जो कौशल है, शिक्षण कौशल को विकसित करना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो शिक्षक कौशल का मतलब विकास करना मतलब क्या था? शिक्षक के जो भी एक्टिविटी है उनको क्या करना, आपको ज्यादा से ज्यादा उनको एक्टिविटी को सिखाना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग करते समय शिक्षक का मुख्य रूप से क्या विचार करना चाहिए? आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। शिक्षक को मुख्य रूप से क्या विचार करना चाहिए? पहला है सामग्री नई और कौशलतापूर्वक होनी चाहिए। यह पाठ उद्देश्य अनुकूल होना चाहिए। सामग्री छात्रों की रुचि को प्रोत्साहित और रुचि को बनाए रखना चाहिए। इसमें प्लानिंग, सेटिंग और अध्ययन प्रासंगिक होना चाहिए। बताइए तो क्या होना है?
तो मतलब कि अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग शिक्षक के मुख्य रूप से क्या विचार होना, तो छात्रों को उनके क्या अनुकूल होना चाहिए, तो पाठ्य के अनुदेश्य के अनुकूल होना चाहिए। तो पाठ्य जो भी है, उनके अनुकूल उनको बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उनको अवधारणा देनी चाहिए, ये वाला। अगला क्वेश्चन करते हैं। काला CALLA मॉडल का पूर्ण रूप क्या होता है ये बताना। इसका हिंदी में पूछा है तो आपको बताना है। संज्ञानात्मक अधिकरण भाषा सीखने का दृष्टिकोण है। क्षमता शैक्षणिक भाषा सीखने का दृष्टिकोण है। संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा सीखने का दृष्टिकोण है या संज्ञानात्मक आकलन भाषा सीखने का दृष्टिकोण है, बताइए। तो कॉल का क्या मतलब है? तो क्या है? संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा सीखने का, तो संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा सीखने का दृष्टिकोण। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो इसका सही जवाब होता है। इसमें होता क्या है ये भी याद है। ये क्या है, विशेष रूप से होता है जो उन छात्रों के लिए डिजाइन किया जाता है जिसके क्या होता है, मातृभाषा भिन्न होती है। तो मातृभाषा मतलब मदर लैंग्वेज, तो मातृभाषा याद रखिएगा, मातृभाषा जो होती है डिफरेंट टाइप का होता है। तो अलग-अलग प्रकार के जो मातृभाषा उनको लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये शैक्षणिक सामग्री के माध्यम क्या है, अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा को सीख सीख रहा होता है, उसी में ये काम आता है। ठीक है? तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छे शिक्षण वातावरण के क्या शर्त होता है? तो अच्छे शिक्षण वातावरण के शर्त बताना है। विद्यार्थियों को प्रति शिक्षण के सहानुभूति व्यवहार करना चाहिए। छात्रों की वैज्ञानिक और शारीरिक सुरक्षा देना चाहिए। शिक्षक और छात्रों के बीच बातचीत होना चाहिए और उपरोक्त में सभी। तो अच्छे शिक्षक की मतलब वातावरण की शर्त कैसे होनी चाहिए? तो अच्छे शिक्षक के बारे में बताइए आप लोग। तो क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के प्रति शिक्षक का सहानुभूति व्यवहार होना चाहिए। छात्रों को मनोवैज्ञानिक और शारीरिक सुरक्षा करना चाहिए और छात्रों को मतलब शिक्षक और छात्रों के बीच अच्छा बातचीत होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, तो आप क्वेश्चन आराम से बना लिए। पर्यवेक्षण प्राथमिक रूप होना चाहिए, तो बताइए क्या होना? निजी और आलोचनात्मक, निवारण एवं सुधारात्मक, रचनात्मक और सृजनात्मक और निर्माण आलोचनात्मक, बताइए। तो पर्यवेक्षण प्राथमिक रूप से क्या होना चाहिए? एक प्रकार का निवारण और सुधारात्मक होना चाहिए। तो निवारण करना और सुधारात्मक। तो निवारण मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है, टीचर क्या करता है, बच्चों को जो उनकी एक्टिविटी के पढ़ाने के दौरान क्या होता है, मतलब कि जो कोई भी मतलब रुकावट आ रही है, उनका क्या करें टीचर उसका निवारण करेंगे और निवारण करने के दौरान फिर उसमें से क्या जो भी मौजूद उनकी जो एक्टिविटी या उनके जो सहयोग होगा, उसके द्वारा क्या है ना, उनको सुधारने का काम करेंगे या मतलब उनकी गुणवत्ता जो है, उनकी शिक्षण तरीका जो है, उसको सुधारेगा और बच्चों की जो भी मतलब उनके जो पहलू है, उनको संतुलन बनाए रखना और उसका जो गुणवत्ता है, उसको बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान देना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सिखाने के लिए मूल्यांकन दोनों उपयोग करते हैं। तो देखिए, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन, तो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है? असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज़ अ लर्निंग, तो 2 प्रकार का आता है, तो इसमें दोनों का उपयोग कर सकते हैं। पहला है बच्चों के प्रगति और उपलब्धियों का स्तर जानने में, बच्चों को सीखने की ज़रूरत जानने और उनके शिक्षा रणनीतियों को चयन करने में, आवधिक अंतरालों में बच्चों का प्रदर्शन आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखे गए अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य को निर्धारित करने में। बताइए, क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? तो क्या होगा? उनकी ज़रूरत को जानना और उनके अनुसार शिक्षण रणनीति को चयन करने में। तो कहाँ पे है? ज़रूरत को जानेंगे और उनकी शिक्षण अनुसार को चयन करने में ये काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको बता देते हैं सीखने के लिए मूल्यांकन क्या होता है और सीखने का मूल्यांकन क्या होता है, दोनों चीज़ आपको समझना भी ज़रूरी है। देखिए, सीखने के लिए मूल्यांकन था, पहले देखिए ऊपर वाला है, सीखने के लिए मूल्यांकन में क्या होता है, यह एक प्रकार का मूल्यांकन है जिसमें क्या कहता है, शिक्षक वो छात्र की जो भी वर्तमान क्षमता, उनकी सीखने की ज़रूरतों को पहचानने में मदद करता है और उनके जो शिक्षक को जो समझ सकते हैं, छात्रों को बीच में जो मदद की आवश्यकता होती है, उन रणनीतियों को अपनाया जाता है, ठीक है? तो छात्र को जो भी एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है, उसके द्वारा शिक्षक को क्या करता है, उसको दिया जाता है, ठीक है? और सीखने का मूल्यांकन क्या होता है? इसमें क्या होता है, छात्र की जो भी प्रगति है, उनकी उपलब्धियाँ हैं, उनको मापता है, ठीक है? उनको यह जानने का मतलब जानता है फिर ज्ञान और उनकी कौशल जो जो भी हासिल किया है, उनको क्या कहता है, प्रमाण और उनकी जो भी है, उनको क्या कहता है, उसको दिखाना है, प्रमाण अब जो भी बच्चा गेन करता है, उसको एक्टिविटी को यह दिखाता है, तो यही होता है सीखने का मूल्यांकन। तो याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। और वैसे भी वो वाला वीडियो हम अलग से सेपरेट करके बनाए हैं, तो जो नहीं देखे हैं, तो जाके प्लेलिस्ट में आप उसको देख लीजिएगा, आपको वो मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, अगला है रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक प्रकाशित किया गया। ये सब डेट आपको याद है कि 1925, 1931, 1933, 1935। तो क्या होगा? 1931 सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अगला है
छात्रों के अनुसार एक महान शिक्षक का क्या गुण होना चाहिए? तो महान शिक्षक के गुण, प्रतिबद्धता को सम्मान करने में विफलता, जानबूझकर धोखा देना, विवेक का उल्लंघन करना या शिक्षार्थियों का ज्ञान। बताइए महान के अनुसार महान शिक्षक के क्या गुण हो सकते हैं, ये पूछा गया। तो महान शिक्षक का क्या गुण है? शिक्षार्थियों को ज्ञान होना, तो शिक्षार्थियों का ज्ञान। तो शिक्षार्थियों को जो महान छात्रों के अनुसार एक महान शिक्षक के क्या है? शिक्षार्थी जो भी हैं उनको क्या कहता है? ज्ञान करना, उसको ज्ञान मतलब इसमें क्या होता है, जब शिक्षक क्या कहता है दूसरे शिक्षण विधियों को या रणनीति को या दृष्टिकोण के बारे में सिखाता है, तो वो क्या कहता है खुद की जो उनकी एक्टिविटी है वो भी अपने आप को सुधारता है, अपने कौशल को सुधारता है, अपने कौशल को निखारता है और उनके द्वारा बच्चों को जो नए आदान-प्रदान जो विचार होते हैं उनको ये भी सीखने में मदद करता है। अगला है शिक्षा में शिक्षक को पेशेवर बनाने के लिए अपनी ओर से किसे सिखाने को बढ़ावा देना चाहिए? तो किसे सिखाने को बढ़ावा देना चाहिए? छात्र को, घर को, माता-पिता को या शिक्षक को? तो देखिए शिक्षा में शिक्षक को पेशेवर बनना है, तो शिक्षक बनेगा तो शिक्षक को ही ध्यान देना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है छात्र उस शिक्षण का सम्मान करते हैं जो सही तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत स्वस्थ और सुंदर होते हैं, उनके पास कई डिग्रियाँ होती हैं, छात्र जो बहुत कुछ सिखाते हैं, बताइए। तो छात्र वैसे टीचर को क्या कहते हैं सम्मान देते हैं या रिस्पेक्ट करते हैं, तो कैसे टीचर को? जो छात्र के पास बहुत कुछ सिखाते हैं, तो जो बच्चों को क्या आता है बहुत कुछ सिखाने का कार्य करते हैं इसीलिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, छात्र के प्रदर्शन में मात्रात्मक विवरण का सीमित है, तो मात्रात्मक विवरण सीमित है। टेस्ट, मापन, आकलन या मूल्यांकन? बताइए मात्रात्मक विवरण सीमित है, तो क्या सीमित है बताइए? इसमें क्या होता है? टेस्ट है, तो मात्रात्मक विवरण में शामिल है टेस्ट, तो ऑप्शन नंबर 8। अब टेस्ट जो होता है, टेस्ट में भी अलग-अलग प्रकार होते हैं। इसमें क्या था, जैसे टेस्ट में क्या था, बच्चों के लिए क्यूज़ किया जाता है, परीक्षा लिया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, उसी के दौरान बच्चों को मार्क्स पे मापदंड के आधार पे उसको बच्चों को वर्ग में दिया ए प्लस जैसे बच्चों को नहीं होता कैटेगरी ए प्लस, ए, बी, बी प्लस तो इस प्रकार ग्रेड भी दिया जाता है, तो ये टेस्ट के माध्यम से। इसी के दौरान हम बच्चों को क्या था मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसको आकलन कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो मेजर मापना, आकलन, मूल्यांकन ये सब हम लोग पढ़े होंगे, जिसमें से मेजर में क्या था, मेजर में हम सिर्फ़ बच्चों का गुणात्मक दृष्टिकोण मतलब कि उनके सिर्फ़ प्रदर्शन को रूप में नहीं मतलब उनका गुणात्मक दृष्टिकोण को देखते हैं। फिर उसके बाद आकलन करते हैं, आकलन में क्या कहते हैं बच्चों को मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के मात्रात्मक भी को भी देखते हैं और गुणात्मक प्रक्रिया को भी, दोनों प्रक्रिया को हम देख के उसमें करते हैं, तो उसको बोलते हैं आकलन करते हैं। अब मूल्यांकन क्या कहते हैं? जो भी बच्चा हासिल करता है, हासिल करने के दौरान जो शिक्षक क्या कहता है, उनको देखता है कि हाँ, बच्चा क्या चीज़ में सही किया, क्या क्या गया, उसके अनुसार से क्या कहता है टीचर उसको ग्रेड देता है, उसको मूल्यांकन करता है, ठीक है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है स्वयं आकलन के रूप में जानते हैं, तो स्वयं से आकलन के रूप में क्या जाना चाहता हूँ मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, उपलब्धि आकलन, इनमें से कोई नहीं। तो आप जैसे अपने आप को स्वयं से क्या कहते हैं आकलन कर रहे हैं मतलब खुद से जज कर रहे हैं, तो उसमें कौन-सा मूल्यांकन होगा? उसमें हम रचनात्मक मूल्यांकन होता है, जो आप स्वयं से जाँचेंगे तो वो रचनात्मक मूल्यांकन होगा, तो याद रखिएगा स्वयं से जाँचना रचनात्मक। अगला है योगात्मक मूल्यांकन का क्या उपयोग होता है? कार्यक्रम के दौरान, हर समय, कार्यक्रम के अंत में, कार्यक्रम के शुरू में। तो योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग कब किया जाता है? तो कब करते हैं? हमेशा कार्यक्रम के अंत में करते हैं। तो जब भी कार्यक्रम का जब अंत हो जाता है, तो हम योगात्मक मूल्यांकन करते हैं। ठीक है? इसके दौरान हम देखते हैं कि बच्चा कितना सीखा, उनकी समीक्षाएँ क्या है, उनके क्या-क्या हासिल किए, तो ये सब हम इसके अंतर्गत में करते हैं। अगला है छात्रों की आवश्यकताएँ और रुचियाँ क्या हो जाएगा? समाजशास्त्र के आधार पे महत्वपूर्ण होते हैं, मनोवैज्ञानिक के आधार पर होते हैं, आर्थिक आधार पर होती है, ऐतिहासिक आधार पे। तो बताइए उनकी आवश्यकताएँ और रुचि कैसी होती है? चलिए बताइए। तो क्या है, उनकी आवश्यकता और रुचि मनोवैज्ञानिक के आधार तो मनोवैज्ञानिक के आधार पे उनकी आवश्यकताएँ और रुचि होते हैं। मनोवैज्ञानिक आधार क्या होता है? जिसमें छात्र की आवश्यकताएँ, उनकी रुचि, उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति और उनकी जो प्रेरणाएँ आधारित होती है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको समझाता जाता है, देखा जाता है, ठीक है? उनकी गतिविधि, रुचि रखने की प्रेरणा आदि को में ध्यान रखा जाता है। अगला है मनोज्ञानात्मक क्षेत्र संबंधित है, तो मनोज्ञानात्मक क्षेत्र संबंधित है, भावनाओं से, व्यवहारिक कौशल से, बौद्धिक क्षमता से, इनमें से कोई नहीं है, बताइए? तो किससे संबंधित? भावनाओं और दृष्टिकोण से संबंधित। तो क्या भावनाओं से? तो भावनाओं से यह संबंधित मनोज्ञानात्मक भावनाओं दृष्टिकोण से संबंधित होते हैं, ठीक है? इसमें व्यक्तिगत कौशल भी होता है जिसमें संबंधित नहीं होता पर उनके कार्य क्षमता और उनके जो एक्टिविटी है वो इसमें मतलब संचित होता है। इसमें भावनाओं में क्या होता है? बच्चे भावना भावना मतलब क्या? सोचना, समझना, विश्लेषण करने की क्षमता होती है। भावना में सोचना, समझने सोचने, समझने, सोचने समझने की भी होता है तो ये वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बाल अनुकूल कक्षा में
होना चाहिए, तो एक बाल अनुकूल कक्षा में क्या होना चाहिए? सामग्री उपयुक्त आकार की होनी चाहिए ताकि बच्चों को उसी तक पहुँच सकें। पर्याप्त सस्ती सामग्री होनी चाहिए क्योंकि बच्चे की मतलब बर्बादी प्रवृत्ति होती है। फर्नीचर और सामग्री बड़े आकार का होनी चाहिए क्योंकि बच्चे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। सामग्री पर्याप्त महँगी होनी चाहिए क्योंकि बच्चे महँगी सामग्री का अवगत कराना चाहिए। तो एक बाल अनुकूल कक्षा, मान लो बच्चों की जो अनुकूल कक्षा है तो उसमें क्या सामग्री किस प्रकार की होनी चाहिए ये पूछा गया है। चलिए बताइए आप लोग। तो इसमें क्या है, उनके बच्चों के मतलब सामग्री क्या उनके आकार के अनुसार, तो बाल अनुकूल समय में उपयुक्त आकार की होनी चाहिए। तो उपयुक्त आकार की कहाँ पे उपयोग होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बाबा की ऐसा ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे खाली जगह है। देश में शिक्षक प्रणाली को नियोजित और समन्वित विकास, खाली जगह यहाँ पे विकास में शामिल शीर्ष संस्था है। आपको पता है यहाँ पे खाली दिया है, तो शिक्षण शिक्षण प्रणाली को नियोजित समन्वित विकास में शामिल होता है। यूजीसी, एनसीईआरटी, एनसीटीई, तो एनसीटीई ये पूछा है, और एक्ससीडी। अब बताना इसका क्या होगा शामिल, कौन संस्था इसमें शामिल होती है? तो कौन सा है? एनसीटीई। तो एनसीटीई इसमें क्या होता है? एनसीटीई में होता है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल नेशनल काउंसिल फॉर काउंसिल फॉर काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो क्या होता है? टीचर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन होता है इसका। ठीक है, इसका क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है मतलब कि शिक्षा प्रणाली को समन्वित विकास के लिए संस्था होता है, ये समन्वित विकास संस्था होता है, जिसमें से क्या कहते हैं, ये विभिन्न पहलुओं को देख रेख करता है, जैसे कि शिक्षक की शिक्षता का संस्थान क्या है, पाठ्यक्रम कार्यक्रम के लिए मापदंड क्या अपना रहे हैं, उनके रख रखाव का क्या क्या एक्टिविटी है, तो ये सब सारे उनको देखभाल करने का काम करता है, तो ये उसके अंतर्गत में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कौन सी श्रव्य सामग्री का उदाहरण है? आपको बताना है श्रव्य सामग्री, लिंगुआ मतलब लिंगुआ फोन, मानचित्र, एपिस्कोप या फ्लैश कार्ड। तब फोन से समझ में आ गया, फोन में क्या सुनने का काम करता है, तो ये ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। श्रव्य सामग्री मतलब हम सुन के क्या कहता है वो सीखते हैं, तो यह हुआ। अगला क्वेश्चन आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं इसमें से। शिक्षण कलाकार का तैयारी का सिद्धांत मतलब शिक्षक के साथ साथ छात्रों से भी मांग करता है। तो तैयारी का सिद्धांत शिक्षक के साथ-साथ छात्रों से भी माँग करते हैं। सीखने का तत्परता, अच्छा संचार कौशल, बहुत अधिक बढ़िया, सरल दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग, उनकी ओर से उचित पूर्व तैयारी। बताइए क्या होगा सही जवाब? तो सीखने का तत्परता, तो सही हो जाएगा सीखने का तत्परता। तो कहाँ पे है सीखने का तत्परता? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीखने का तत्परता। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर होगा सीखने का तत्परता। ठीक है? चलिए, अब यहाँ से खत्म हो गया। अब यहाँ से जो 31 से लेके यहाँ प मतलब 31 से लेके 50 तक के क्वेश्चन जो रहेंगे, आपका इसमें से 5 जीके का क्वेश्चन रहेगा। आप ध्यान से पढ़ सुनिएगा, 5 जीके का क्वेश्चन रहेगा, फिर 5 मैथ का क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन रहता है, 5 मैथ का क्वेश्चन रहेगा, जीएस से 5 क्वेश्चन रहेगा, ईवीएस से 5 क्वेश्चन रहेगा, तो कितना 5, 10, 15, 25, 20, तो टोटल 20 क्वेश्चन इससे रहेगा। ठीक है? चलिए, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं जीके से। महात्मा गांधी ने किसके समर्थन में 1918 में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह को शुरुआत किया था? मिल मालिक, भूमि स्वामी, लाला लाजपत राय के नेतृत्व या हसंगा मतलब हंसराज रवाल के नेतृत्व में? तो बताइए मतलब कि कौन सा खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन? बताइए आप लोग। तो क्या है ये भूमि स्वामी, तो भूमि स्वामी के मालिकों के समर्थन में खेड़ा आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी, ये याद रखिएगा महात्मा गांधी शुरू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य और सौर ऊर्जा में बहुत से समृद्ध है लेकिन जल संसाधन का अभाव है। तो आपको राजस्थान राज्य सौर ऊर्जा में बहुत से समृद्ध है लेकिन यहाँ पे खाली जगह है, तो जल संसाधन का अभाव है किससे? भूतापीय, हाइड्रो या हवा या ज्वारीय? बताइए। तो राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा तो सही है, सब बहुत समृद्ध है, लेकिन हवा, तो हवा संसाधनों का अभाव है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हवा संसाधन जो है उनका अभाव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का क्या भूमिका होती है? तानाशाही को बढ़ावा देना, शासन वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करना, नागरिक को राजनीतिक भाग में लेने का अवसर प्रदान करना या असमिति को विरोध का दबाव बनाना? तो लोकतंत्र में राजनीतिक दल को क्या भूमिका है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या होता है इसमें? रहता है नागरिकों को राजनीतिक दल में भाग लेने का अवसर प्रदान करना, तो ऑप्शन नंबर हो गया उनको एक्टिविटी में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान कर देता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, बिहार विद्यापीठ के लिए किस समाज सेवा ने अपनी जमीन दी थी? मौलाना साजिद खान ने, मौलाना मजरूर खान ने, मौलाना जियाउर रहमान और मौलाना आबिद अली ने। कौन दिया था? तो कौन था? मौलाना मजरूर हक ने। तो मौलाना मजरूर हक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मौलाना मजरूर। तो जीके जीएस का भी अच्छा सा मतलब कि तैयारी का इसी का उद्घाटन हुआ था, जिसमें से उद्घाटन में कौन? महात्मा गांधी ने अपना योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने संस्कृति ग्वालियर G20 डिजिटल संग्रहालय की संकल्पना की? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। तो G20 में अपना योगदान दिया था। तो कौन था? संस्कृति मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। चलिए, तो हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। देखिए, हम पूरा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोगों को शॉर्ट में बस आंसर, आप लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन है, आप इसको रिवीजन कर लीजिए, आंसर आप लोग बढ़िया से बना के इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। जहाँ डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसका डिटेल वीडियो हम सोल्यूशन वाला जो होता है, मतलब कुछ इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम अलग से टॉपिक वाइज में लाके इसको करवा देंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सी किसी कॉलेज या संस्था को अपने पेशेवर कौशल को सिखाता है? व्यापारी, डॉक्टर, कुम्हार या मोची? तो बताना है, कॉलेज या संस्था अपने ही पेशेवर कौशल को सिखाता है। तो कौन सिखाता है? ये सिखाता है डॉक्टर। तो डॉक्टर के द्वारा क्या था? अपने ही कॉलेज संस्था में क्या था? वो अपनी प्रैक्टिस एक्टिविटी करके सीखता है। अगला है, किसी समूह में जीवों का पंजे नहीं होते? तो बताना, जीव के पंजे नहीं होते हैं। स्तनधारी, सरीसृप, मछली या उभयचर? तो किसके पंजे नहीं होते हैं बताइए? आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो मछली, मछली के क्या होता है? पंजे नहीं होते। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, आप लोग ध्यान से सुनिए भी गाय। मछली का क्या होता है? पंजे नहीं होते। तो ये रहेगा मछली के पंजे नहीं होते। वो क्या कहते हैं? मछली अपने क्या कहते हैं? सांस लेने के पर क्या, कौन सा? गिल्स का प्रयोग करते हैं, गिल्स। तो सांस लेने पड़ेगा गिल्स। तो गिल्स का प्रयोग करते हैं, इससे अपनी सांस लेता है, और उनके गिल्स के बगल में जो रहते हैं उसी के थ्रू से ये कहता है चलना फिरना, अपना आदान प्रदान इधर उधर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें बोलता है पेट में पाचक रस की प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए? अम्लीय होनी है, बुनियादी होनी चाहिए, तटस्थ होनी है, सभी होनी चाहिए। पेट में पाचक रस की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, ये पूछा गया है, बताइए। तो क्या है? अम्लीय होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए। तो पेट में पाचन रस की प्रवृत्ति अम्लीय होनी, तो इसको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो क्या आता है? मतलब कि पेट में जो भी कुछ एक्टिविटी होती है उनको क्या करता है? पचाने या रस को ये करने में काम आता है। अगला खरपतवार, मतलब खरपतवार क्या होता है? खरपतवार क्या होता है? झाड़ियाँ होते हैं, अवांछित पौधे होते हैं, उपयोगी पौधे होते हैं, उपयुक्त में से। तो आप पढ़े होंगे खरपतवार क्या होता है? एक प्रकार अवांछित पौधे होते हैं, जो कि आपके क्या कहते हैं? खेत उत में उगते हैं, या आप जैसे पेड़ वगैरह होते हैं, तो पेड़ के बगल में ये छोटे-छोटे होते हैं, जो क्या करते हैं? उनसे जो भी पेड़ की नवी ऊर्जा होती है, इसको क्या कहता है? खींच लेता है, और खींच के क्या कहता है? वो अपनी जीविका चलाते हैं। तो ये होता है अवांछित पौधे, जो आपको बगीचे-वगीचे में जैसे फसल-वसल उगाते हैं, तो उसी के दौरान ये आपको दिखाई देते होंगे, छोटे-छोटे हो होंगे, और ये उनके नमी और खींच के वो अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगला आता है, गोलकुंडा किला किस राज्य में अवस्थित है? बताया, बिहार में है, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में? बताइए गोलकुंडा का किला कहाँ है? तो क्या होता है? एक ये कहाँ पे है? ये तेलंगाना राज्य में है। तो तेलंगाना में स्थित है गोलकुंडा, ठीक है? तो याद रखिएगा गोलकुंडा। और ये इसका निर्माण कौन शासक ने किया था? कात्य वंश। तो याद रखिए कात्य वंश। काकतीय वंश के द्वारा इसको निर्माण किया गया गोलकुंडा का किला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज तेलंगाना का कौन सा जिला है? हैदराबाद जिला है, हैदराबाद। तो हैदराबाद जिले में स्थित है गोलकुंडा, और इसमें क्या कहता है? इसमें मतलब ऐतिहासिक है, जो चरवाहों की पहाड़ी का मतलब बारे में जिक्र किया है, जिसमें से गोलकुंडा का एक खदान, जहाँ पे जैसे क्या, जैसे कोनहोर कोनहोर हीरा हो जाएगा, नासिक नासक, डायमंड और जैसे हीरे पाए जाते हैं इसी के दौरान में यहाँ पे, ठीक है? तो याद रखिएगा। अगला है, एक वृत्त में सम्मिलित रेखाओं की संख्या हो सकती है। तो वृत्त में सम्मिलित रेखाओं की संख्या कितनी? 100, 1000, 10 या अनगिनत? तो वृत्त है, वृत्त मतलब, ठीक है? तो ये वृत्त है, तो वृत्त में क्या होता है? कितनी रेखाएं हो सकती है, ये पूछा। तो वृत्त में कितनी रेखाएं हो सकती है? कितनी रेखाएं हो सकती हैं? ऐसा करके कितनी रेखाएं कर सकते हैं? तो अनगिनत रेखाएं। तो वृत्त में अनगिनत रेखाएं होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं, जब आप पासे को क्षैतिज काट देते हैं तो आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट मिलता है? जो एक पासा है, तो पासा जो होता है, पासों को आप क्षैतिज रूप से काट देते हैं, तो उसको जब क्षैतिज रूप से काटते हैं तो इसको क्या मिलता है? वर्ग मिलता है, त्रिकोण मिलता है, आयत मिलता है या वृत्त मिलता है? बताइए। जब आप पासों को काट देते हैं तो क्या मिलते हैं? तो एक प्रकार वर्ग के रूप में तो मिलते हैं, जब क्षैतिज रूप से काटेंगे तो वर्ग के रूप में मिलते हैं, तो इस प्रकार वर्ग के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, वर्ग के रूप में मिलते हैं। चलिए, इसमें पूछा है 16 और 20 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट फैक्टर, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है।
तो SCM मतलब कि मोसो, एक होता है लोसो और एक होता है मोसो। लोसो होता है और एक होता है मोसो होता है। तो लोसो और मोसो पूछा है। तो देखिए मोसो और लोसो निकालने का आराम तरीका बताते हैं। पहले दिखा देते हैं मोसो, मोसो पूछा है ना? तो 16 और 20 ऐसा है। तो 16 और 20 के बीच में मतलब डिफरेंस निकाल लीजिए। इन दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंस निकालिए। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस? 4 का है। तो देखिए 4 है, 4 को काटिए। कितना बार में कटेगा? 2 से 2 बार में कटेगा और 2 से 2 बार में। कितना है ना? 2 गुना 2, आंसर क्या आ जाएगा? 4। देखिए आपको कहीं पे 4 आंसर दिख रहा है? तो 4, ठीक है। आप देखिए आप तो आप बोलेंगे कि सर अचानक ऐसे 4 कैसे हो जाएगा? तो आप दूसरा तरीका भी है। आपको जिससे मिनिमम डिफरेंस निकालिए, ऐसा नंबर काटिए जो इसको भी काट ले, तो 4 ऐसा नंबर है जो इसको भी काट देगा, इसको भी काट सकता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा तरीका निकालते हैं। पहले 16 है और 20 है, ठीक है। तो 16 को आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2 से काटिए, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से काटिए, 2 चौका 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 से काटिए तो एक बार में। तो कितना आया? पहला आया 16, तो 16 का लिखिए। 16 का क्या? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार में आया। फिर अगला क्या है? अगला में था 16 के बाद 20 था, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं, ये 20 है। फिर 20 का हम 2 से करेंगे, 2 पंचे मतलब 2 दसन 20, ठीक है। फिर 2 से 5 बार में और नहीं कटेगा, तो 20 का देखिए 20 का क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 5, ये आ गया। तो आप देखिए इसमें से क्या है, मोसो जब भी निकालना है, दोनों में सेम नंबर आना चाहिए। तो मोसो निकालने का यही तरीका है कि आप दोनों में जो कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों में चलिए कॉमन देखते हैं। पहला 2 यहाँ से है, यहाँ से 2, तो ये दोनों को कॉमन हो गया। फिर दूसरा में ये दोनों कॉमन हो गया। और कहीं पे आपको दिख रहा है 5 यहाँ पे है? नहीं है, तो बस 2 को होगा। तो 2 गुना 2 तो कितना हो जाएगा? 4। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए और लोसो निकालने के लिए जितना है ये सबको गुना कर लीजिए, उसको हो जाएगा लोसो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। घटाव पर गुणन के विवरणात्मक नियम के अनुसार पहला पूछा है ए गुना बी माइनस सी के बराबर होना चाहिए। चलिए आप लोग बताइए। देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपको दिया है ए माइनस बी, यहाँ पे है इंटू है, ये गुना है, ठीक है। सी माइनस बी, ए गुना बी माइनस ए गुना सी, ए गुना बी प्लस ए गुना सी, या ए गुना सी बी गुना सी, ये पूछा गया है, ठीक है। तो आपको घटाव का चिन्ह दिया है ए गुना बी माइनस सी, तो आपको बताना है बराबर होना चाहिए। आप कैसे बराबर कीजिएगा? आप वीडियो आराम से पॉज करके इसको बराबर कीजिएगा। हम इसको सॉल्यूशन बता देते हैं। देखिए ए गुना बी माइनस सी, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ए गुना बी कर सकते हैं, तो इसको गुना कर सकते हैं, ए गुना बी कर सकते हैं। देखिए इसको गुना करेंगे, ए गुना बी कर सकते हैं। और सी है तो सी को माइनस से भी गुना कर सकते हो, कोई फर्क नहीं करेगा। यदि ए को माइनस के साथ, यदि माइनस ए गुना सी करें, या ऐसा भी कर सकते हैं, या सी गुना माइनस ए करें, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। और ए गुना माइनस सी भी कर सकते हैं, तो बतवा वही आएगा। तो यही पूछा, स्टेटमेंट दिया आपको, स्टेटमेंट को फॉलो करना है। तो ए गुना माइनस ए गुना सी कहीं पे है, ए गुना ए माइनस सी कहीं पे है, देखिए आप देखिए कहीं पे मिल जाएगी। तो कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर बी पे। ए गुना बी, तो ए गुना बी माइनस ए गुना सी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। बस आपको इसको गुना करके सॉल्व करना है और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है जॉन के पास विभिन्न क्या है देशों का टिकट है। तो उनके पास विभिन्न देश का टिकट है, इनमें से 1/3 भारत के टिकट है। यदि उसके पास 36 भारतीय टिकट है, तो उनके पास कुल टिकट की संख्या बताइए। तो देखिए जॉन के पास क्या है? कुल टिकट है, तो टिकट की संख्या पता नहीं है, तो हम मानते हैं एक्स है, ठीक है। एक इनमें से 1/3, तो 1/3 मतलब कि एक्स जो है इनका 1/3, तो 1/3 कर सकते हैं। ये मान लिए, माना एक्स है, ठीक है। तो माना टिकटों की संख्या एक्स है, ये माने हैं। उनके पास 1/3 है, यदि उनके पास कुल कितना है? 36 टिकट, तो यहाँ लिख दे 36। अब इसको सोल्व कर देना। तो एक्स गुना, ये देखिए नीचे में है, उधर जाएगा तो क्या हो? 36 गुना 3 हो जाएगा। अब इसको छल कर एक्स बराबर कितना? 108। तो 108 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी। एकदम हल्का-हल्का क्वेश्चन है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन देता है, आराम से बना लीजिएगा। नीचे दिए विकल्पों में विषम तत्व बनाना, अब विषम चुनना है। पटना, बैंगलोर, कानपुर या कोलकाता। तो देखिए इसमें पूछा है विषम चुनना, तो पटना, बैंगलोर, कानपुर, कोलकाता। देखिए आप बताइए क्या होगा? किसी भी राज्य की राजधानी है। तो देखिए पटना एक राज्य की राजधानी है, मतलब बैंगलोर राजधानी है, कोलकाता भी राजधानी। तो कानपुर क्या है? किसी देश का शहर का नाम है। तो कानपुर क्या है? शहर का नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए सी गलत हो जाएगा। इसमें बताया कोड दिया है भोपाल को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में रांची को क्या लिख सकते हैं? तो देखिए इसमें कुछ नहीं है। देखिए पहले लिखते हैं भोपाल, BHOPAL, भोपाल लिखे। यहाँ लिखा OL, चलिए तो ये हो गया। OL क्या लिखा? OLO, तो उसके बाद
LOL। देखिए ऐसा दिया हुआ है तो आपको बोला है रांची को क्या लिख सकते हैं, तो रांची को क्या लिख सकते हैं, आसान है। देखिए आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, ठीक है। हम कलर चेंज करते हैं, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए इसमें कुछ नहीं है, देखिए एल जो है यहाँ देखिए लास्ट डिजिट एल है, ठीक है। आप देखिए ओ है लास्ट डिजिट, तो ये चीज मेंशन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे भी है सेकेंड नंबर पे, यहाँ पे थर्ड पे, तो एन यहाँ पे है तो इसको लास्ट में एन कर दीजिए, और यहाँ पे लास्ट में क्या है, लास्ट में आई है तो यहाँ पे हम आई कर देते हैं। बस इतना चीज, दो चीज कर लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि इसी के अनुसार हमको अनुरूप करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखिए अब क्या है, एक चीज मेंशन देखिए, एल ओ के बाद एक छोड़ के ओ है, ठीक है। फिर एक छोड़ के यहाँ पे ओ है ना। फिर इस तरह एल को देखिए, एल को तो यहाँ पे कल इस यहाँ पे भी हम ध्यान देते हैं। देखिए आर छोड़ के एक छोड़ के एन है, तो यहाँ पे पहले हम एन लिखेंगे, एक छोड़ देते हैं फिर एन हो जाएगा। फिर एक छोड़ के यहाँ पे क्या है, इस तरह बोला है। चलिए ठीक, चलिए अब इसको फिर हम कलर चेंज करते हैं, अब दिखाते हैं। अब हो गया यहाँ पे। अब देखिए एल छोड़ के एक छोड़ के एल है, और फिर एक छोड़ के यहाँ पे एल है, तो ठीक है एन हो गया। अब एन के बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो एन के बाद क्या हम दे सकते हैं, एन, तो यहाँ पे हम देते हैं आई, ठीक है। आई क्यों देते हैं, आई, आई के बाद एक छोड़ के फिर देते हैं यहाँ पे आई, फिर आई को एक छोड़ के, अच्छा फिर यहाँ पे एक दो तीन, फिर एक दो तीन यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आई नहीं होगा, एक मिनट इरेज करने दो, एक गैपिंग भी होना चाहिए, मिनट। देखिए यहाँ छोड़ के यहाँ पे देखिए बीच में है ना, तो यहाँ पे भी एक गैपिंग है, उसके बाद यहाँ पे आई है, तो ये यहाँ पे है, ठीक है। तो गैपिंग छोड़ के, तो आई एक बार होगा गैपिंग छोड़ के, यहाँ पे एक गैपिंग होगा, और गैपिंग छोड़ के वहाँ पे आई होगा, ठीक है। तो इसके जगह पे क्या होगा, ये तब पूछा था। तो यहाँ पे देखिए पहला सीरीज क्या चल रहा है, इसको मिटाते हैं, एक मिनट। चलिए देखिए ये हो गया, इसी के सीक्वेंस में लेना है, क्योंकि लाइनिंग, इसलिए लाइनिंग खराब हो गया था, इसलिए उसको इरेज कर दिया था। देखिए इसी के सीक्वेंस, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड नंबर पे एन है तो इसको हम एन के अनुरूप थर्ड में एन यहाँ पे उतार दिए। इसी के अनुरूप यहाँ आई है तो आई है, देखिए यहाँ पे जैसा है ना उसी के अनुरूप यहाँ पे थर्ड में ओ है और लास्ट में एल है, तो उसी का अनुरूप कर दिए। आप यहाँ पे बोला है, अब देखिए एक एक छोड़ के, तो देखिए पहला हम एन लेते हैं, जैसे यहाँ पे ओ छोड़ के ओ लिए थे, तो एन छोड़ के एक छोड़ के एन यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर हम एक छोड़ेंगे यहाँ से, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन छोड़ेंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा एन, तो यहाँ पे एन आकर बैठ गया, ठीक है। चलिए उसी के अनुरूप यहाँ पे कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी होगा, ठीक है। आप यहाँ पे एक छोड़े, तो अब देखिए यहाँ आई है, तो आई को एक छोड़ेंगे तो एन छोड़ के एक यहाँ करेंगे तो यहाँ आई आ जाएगा। फिर आई को एक छोड़ के यहाँ करेंगे तो यहाँ पे आई आ जाएगा, आ जाएगा। तो उसी की तरफ फिल किया, तो एन आई एन आई एन आई, कहाँ पे एन आई एन आई एन आई, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप इसको वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें देखिए बी की पत्नी टी केवल कुछ पुत्र यू है, आर यू की इकलौती बहन है, तो आर बी से कैसे संबंधित, ये पूछा गया है। देखिए इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्वेश्चन पे बी की पत्नी टी, तो पहले लिखेंगे बी, तो यहाँ लिखते हैं हम बी, बी की पत्नी टी, तो देखिए पत्नी है तो बी की पत्नी, पत्नी में जब भी बोलेगा तो नेगेटिव माइनस लगाएंगे, ठीक है। पत्नी, बी की पत्नी टी, टी का केवल एक पुत्र यू है, तो टी का पुत्र, तो टी का पुत्र नीचे आएगा, इसका पुत्र कौन है, यू, तो यू है पुत्र, पुत्र के लिए प्लस लगा देंगे, ठीक। यू है, और यू की इकलौती बहन है, तो यू जो है इसकी इकलौती बहन, तो बहन आएगा तो नीचे आएगा, तो दोनों मतलब बहन एक दूसरे के साथ में रहेगा, तो आर उसकी क्या है, बहन है, तो आर यू की इकलौती बहन है, तो यू की इकलौती बहन, तो बहन मतलब नेगेटिव, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद बोलता है तो आर बी से किस प्रकार, तो आर बी से कैसे संबंधित है, बी आर का कौन है, तो बी आर का कौन है ये पूछा है, तो कौन होगा बताइए। तो आर बी से, अच्छा बी से संबंधित पूछा, तो बी से कौन है आर, तो बी से संबंध कौन है, तो उसकी क्या होगा, पुत्री हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पुत्री। आप क्वेश्चन बनाइएगा बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, कौन सी संख्या ऐसे मालिकों को लिए जो इंजीनियर है, ना इंजीनियर और ना अच्छा और ना प्रशासक है। यहाँ पे फिगर बनेगा, हम फिगर बना दे रहे हैं, एक मिनट। चलिए यहाँ पे हम आप लोगों के लिए फिगर बना दिए हैं, तो देखिए ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल दिया 1 4 7 5 है। फिर ये वाला ये है, इसमें 4 7 3, यहाँ पे ये मेन में जो आपको दिख रहा है ये 6 है, यहाँ 3 है, 7 5 6 2 ये है। ई एफ जी, ई बताता है इंजीनियर, एफ बताता है अच्छे प्रशासक, और जी बताता है मालिक को, ठीक है। तो इसमें बोलता है, आप क्वेश्चन पढ़े हैं, जो ना इंजीनियर होना चाहिए ना अच्छे प्रशासक होना, ना ही इंजीनियर और अच्छे प्रशासक होना चाहिए। आपको ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसके बारे में 1 2 3 करके यहाँ मेंशन किया है, तो आपको बताना कौन सा विकल्प सही होगा। अब ध्यान से पढ़िए,
अब देखिए ना इंजीनियर और ना अच्छे प्रवक्ता, तो देखिए पहले इंजीनियर और प्रवक्ता किसके अंदर आता है, तो ई में है, तो ई में ध्यान दीजिए, तो ई में हम ध्यान देते हैं, 1 मिनट चलिए। तो देखिए ई वाला हम ध्यान दें, ना ही इंजीनियर होना चाहिए, तो इंजीनियर नहीं होना चाहिए। तो इंजीनियर कौन-कौन है, तो देखिए 1 है, 4 है, 7 है, 5, तो ये इंजीनियर का अंतर्गत में आता है, तो ये सब तो 1, 4, 5, 7 ये तो होगा नहीं, ठीक। अगला होता है ना ही अच्छा प्रशासक, तो प्रशासक किसके अंतर्गत में आता है, जी, ये एफ के अंतर्गत में आता है, प्रशासक एफ वाला पार्ट ये दे, तो ये वाला पार्ट में देखेंगे 4, 7, 3, 6, तो ये वाला नहीं होगा और ये वाला नहीं है, तो बचा कौन है, 2, तो क्या होगा 2, तो 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 2 कहीं पे है देखिए, तो 2 इसका 4, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 है, तो विकल्प नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो आप पॉज़ करके बना लें, बन जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। यदि P का अर्थ माइनस, आपको इसको क्वेश्चन में थोड़ा-सा कहीं पे मतलब छूटा हुआ है, तो इसको हम कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसको पूरा कर देते हैं, उसके बाद फिर हम बनाते हैं। देखिए, P का अर्थ दिया हुआ माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखे P का अर्थ दिया माइनस, P का अर्थ मतलब माइनस दिया हुआ है, P का अर्थ मतलब और Q का अर्थ मतलब क्या दिया है, Q का अर्थ होता है भाग, तो Q का अर्थ दिया भाग, फिर R का अर्थ दिया है गुना, और W का अर्थ मतलब क्या है, W का अर्थ है प्लस। इतना दिया है, तो इसका मान बताना है, तो इसका मान बताइए। इसको सॉल्व करने क्या है, देखिए 48, जहाँ Q है तो Q का मतलब डिवाइड मतलब 12, ठीक है। फिर R मतलब क्या होता है, R मतलब गुना, तो गुना क्या है 10, फिर P मतलब क्या होता है, देखिए P मतलब माइनस, माइनस के बाद क्या है 8, 8 दे दिए, और उसके बाद W मतलब क्या था, W मतलब प्लस, तो 8 + 4, ठीक है, +4 शायद आपको दिख रही होगी, ये हो गया। अब इसको सोल्व कर देना है, तो इसको सोल्व करना है, इसको डिवाइड कीजिएगा कितना 4 बार में, तो 4 गुना 10, इसको गुना कीजिएगा, गुना 10 - 8 + 4, अब इसको गुना कीजिएगा तो 40 हो जाएगा, और ये दोनों में घटेगा तो -4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 36, कहीं पे है 36, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा 36, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं रखेंगे, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, जो नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर इसी तरह का जो होगा स्टेट का, जो आज का प्रैक्टिस है, जो 1 वाला आया है, यहाँ आपको दिखा दे रहे हैं, 1 मिनट। तो देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। तो आज का जो 19 मई 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, कल हम लोग करेंगे 21 मई को। 21 मई का जो क्वेश्चन आया था, उसका क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है।